ये प्रथम अध्याय है संख्या निकाय। इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। उस जगह पे आपको निकाय की जगह पद्धति भी लिखा हुआ मिलेगा, संख्या पद्धति या संख्या निकाय। सभ्यता के आरंभ से मानव अपनी संपत्ति, वस्तुओं, गहनों, रत्नों, पशुधनों, पेड़ों, भेड़ों, बकरियों की गिनती के प्रयास विभिन्न तरीके अपनाकर करता रहा है। भूमि पत्थरों पर निशान लगाकर पत्थरों के समूह से प्रत्येक वस्तु जो रखी गई, ले जाई गई है के लिए एक रखकर गिनती का ज्ञान न होने पर भी वह यह तरीका अपनी संपत्ति की गिनती करने के लिए करता था। मानव सभ्यता के इतिहास में संख्या की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अनुमान कीजिए कि यदि आपको संख्या की जानकारी न हो तो प्रश्नों कितने हैं, कितना अधिक के उत्तर देने में कितनी दुविधा होगी। संख्या निकाय तथा शून्य की खोज ने तथा उनके संयोजन की प्रक्रिया के नियमों ने हमें निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम किया है। टोकरी में कितने सेब हैं? गोष्ठी को संबोधन करने के लिए कितने वक्ता बुलाए गए हैं? मेज पर रखे गए खिलौनों की संख्या क्या है? इस खेत में कितने बोरे गेहूं की उपज हुई है? उपरोक्त प्रकार के प्रश्नों तथा अन्य इसी प्रकार के कई प्रश्नों का उत्तर संख्याओं तथा उन पर संक्रियाओं के ज्ञान पर निर्भर करता है। यह इस ओर इंगित करता है कि पाठ्यक्रम में संख्याओं के निकाय तथा उनके प्रकार के ज्ञान की कितनी आवश्यकता है। इस पाठ में हम प्राकृतिक संख्या, पूर्णांकों तथा पूर्ण संख्याओं का संक्षिप्त पुनरावलोकन करेंगे। इसके पश्चात हम आपको परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का विस्तार से परिचय कराएंगे। हम पाठ का अंत वास्तविक संख्याओं की परिचर्चा के बाद करेंगे। इस अध्याय में जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके यहाँ पे उद्देश्य दिए गए। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप समर्थ हो जाएंगे संख्या निकाय का विस्तार प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं से वास्तविक संख्याएं तक की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। विभिन्न प्रकार की संख्याओं की पहचान कर सकेंगे। ठीक है, एक पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकेंगे। पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव के बारे में जानेंगे और फिर किस तरह से एक दूसरे में इसको कन्वर्ट करेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिख सकेंगे। मीन्स अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, देखिए अगर हमारे पास अगर दो हमें परिमेय संख्याएं पता है नंबर लाइन पे, तो उनके बीच में कोई हमें परिमेय संख्या लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे ये हम सीखेंगे। और उसी तरह से अपरिमेय संख्याओं के बीच में किस तरह अपरिमेय संख्या ढूंढनी है उसके बारे में भी सीखेंगे। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दे सकेंगे। कुछ उदाहरण यहीं पे दिए गए हैं। √2, √3, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकेंगे। ये तीनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। किन्हीं दो दी गई संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकेंगे। जैसे किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो वैसे ही अपरिमेय संख्याएं आपको दी जाएंगी। उनके बीच में ये पता करना होगा। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का वांछित दशमलव के स्थानों तक लगभग मान ज्ञात कर सकेंगे। वास्तविक संख्याओं पर योग, घटा, गुणा तथा भाग की 4 मूल संक्रियाएं कर सकेंगे। अपेक्षित पूर्व ज्ञान, यानी आपसे क्या अपेक्षा करी जा रही है, आपसे क्या अपेक्षा करी जा रही है कि आपको पहले से क्या है, तो गिनती की संख्याओं के विषय में मूलभूत ज्ञान तथा उनका दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग करना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आती हों। चलिए रिवीजन कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। स्मरण कीजिए कि गिनती की संख्याओं से प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये वे संख्याएं हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। ये वो संख्याएं हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। स्मरण कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, क्योंकि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हम उससे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम उसकी परवर्ती संख्या कहते हैं। तो परवर्ती संख्या अगर आपको कोई ये दी गई है 44 दिया गया है, तो अगर मैं कोई ये पूछे कि आपसे इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें एक जोड़ दीजिए और आपको कितना मिल जाएगा 45। ये इसकी परिवर्ती संख्या हो जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति आपसे ये दावा कर रहा है कि ये हम यहाँ एक संख्या लिख रहे हैं जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो आपको करना क्या है, उसमें बस एक जोड़ना है और उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो इस वाली जो प्राकृतिक संख्या है इससे ये बड़ा होगा। ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी होगी ना इससे। तो अगर वो उसका जो दावा गलत हो जाएगा, जो ये कह रहा था कि हमारे पास प्राकृतिक सबसे बड़ी संख्या है, तो इसलिए कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब सिंपल से ये है कि किसी भी संख्या को सबसे बड़ा होने का दावा नहीं किया जा सकता। हमने प्राकृतिक संख्याओं पर चारों मूलभूत संक्रियाओं के विषय में पढ़ा है। उदाहरण के लिए 4 और 2 6। अब 4 और 2 को जोड़ने पे क्या मिलता है, हमें 6 मिलता है, जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 6 और 21 जोड़ने पे 27 मिलता है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। 22 से 6 घटाने पे कितना, 16 मिलता है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर हम 2 से 6 घटाएं तब क्या मिलेगा। तो हमारे पास कोई भी प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं होगी जिससे हम इसका उत्तर लिख सकें। मीन्स अगर हम 4 से 2 घटा रहे हैं तो हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 से 6 घटा रहे हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो हम यहाँ पे लिख दें और ये जो है बात सही हो जाए। इसी प्रकार 4 गुणे 3 कितना होता है, 12, जो फिर एक प्राकृतिक संख्या है। 12 गुणे 3 36, जो फिर एक प्राकृतिक संख्या है। 12 भाग 2 बराबर 6, एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 6/4 प्राकृतिक संख्याओं में परिभाषित नहीं है। देखिए इसका मतलब यहाँ पे भी वही परिस्थिति आ गई है कि 12 में जब 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, लेकिन अगर 6 से ये 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं कट रहा है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इसका बराबर करके उत्तर लिखा जा सके। यहाँ पे आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्या हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। वो कौन सी ज़रूरतें हैं, वो यही वाली ज़रूरतें हैं कि जब हम 2 से 6 घटाएं तो हम यहाँ कौन सी प्राकृतिक संख्या लिखें। हमारे पास कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो यहाँ पे लिखी जा सके। और उसी तरह अगर हम 6 से 4 का भाग दें तो हम कौन सी प्राकृतिक संख्या लिखें। हमारे पास कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है इसका रिजल्ट लिखने के लिए। इसका हल क्या है, क्या हमें नई तरीके की संख्याएँ खोजनी पड़ेंगी। हम नई तरीके की भी संख्याएँ जब गणितज्ञों के सामने इस तरह की समस्या आई तो उन्होंने फिर नए तरह की संख्याएं खोजी। अब वो कौन संख्याएं थीं अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे वही बात दोबारा दे दी कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा गुणन एक प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। और 2 प्राकृतिक संख्याओं में घटा तथा भाग सदा प्राकृतिक संख्या नहीं होता। सदा यहाँ पे मतलब कभी तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कभी नहीं होगा हमारे पास, लेकिन अगर हम योग को गुणा कर रहे होंगे तो हमेशा होगा, आप ये समझिए। और अगर आप ये घटा और भाग कर रहे होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक में तो होगा और एक में नहीं होगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती है जैसा कि नीचे दिया गया है। ये संख्या रेखा के बारे में आप जानते ही होंगे। ये जो दूरी है ये कितनी, 1 यूनिट की दूरी होती है एक तरह से, यानी कि 2 अंक, जो भी 2 अंक दिए गए हैं उनके बीच ये सारी दूरियां बराबर ही होती हैं। जैसे जितनी दूरी इसके बीच होगी उतनी दूरी इसके आपस में बीच होगी, उतनी दूरी आपस में बीच होगी। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा गुणा किसी भी क्रम में करने का परिणाम वही होता है। इसका वही बात है कि 2 गुणे 3 का आंसर कितना, 6 आएगा, और 3 गुणे 2 का आंसर कितना आएगा, इसका भी 6 ही आएगा। और इसी तरह ये योग पे भी काम करेगा। 2 + 3 कितना, 5 होता है, और 3 + 2 कितना होता है, ये भी 5 होता है। यानी कि इनका अगर आप क्रम बदलेंगे तो क्रम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस में, गुणा और योग में। लेकिन घटा और भाग में ये लागू नहीं होता है। जैसे कि आप 6 से 4 घटाएं तो 2 आएगा, लेकिन अगर 4 से 6 घटाएं तो समस्या है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, जब एक प्राकृतिक संख्या को उसी में से घटाया जाता है तो हम नहीं कह सकते कि बची हुई संख्या क्या है। इस कठिनाई को हटाने के लिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित करके उनका विस्तार किया जाता है, जिससे पूर्ण संख्याओं का निकाय मिलता है। देखो पहले हमारे पास क्या था, एक ये समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का हमारे पास बैग था, ठीक है, जिसमें अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं भरी पड़ी हैं, तो आप अगर और मैं ये पूछूं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे, आप 1 बताओगे, क्योंकि 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। फिर उससे बड़ी 2, उससे बड़ी 3, और इससे आगे अनंत तक संख्याएं मिल जाएंगी। इसी में क्या करना है कि 0 को भी उठा के इसी बॉक्स में डाल देना, इसी झोले में, बैग में जो भी आपके पास उसमें डाल देना। तो अब ये क्या हुआ कि इस बैग का जो नाम है वो आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है,
ये जो नया जो झोला बन के तैयार होगा, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी ही होंगी, उसके साथ क्या और होगा, उसके साथ जीरो और होगा, तो इसका नया नाम देना पड़ेगा। अब इसका नया नाम क्या हो जाएगा, इसका नया नाम हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। अब हमें एक नया समूह मिल गया। पहले जो समूह था उसका नाम था प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें जीरो नहीं होता था, लेकिन अगर जीरो आपने शामिल कर लिया है तो अब उसका नाम, उस समूह का नाम बदलना पड़ेगा। जैसे इसे ऐसे मान लेते हैं कि आपकी कोई क्रिकेट टीम है, जिसमें टीम में जितने ही मेंबर हैं वो क्लास 10th से आ रखे हैं, ठीक है। तो इस टीम का नाम अगर आपने क्लास 10 रख रखा है, मान लेते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी एक प्लेयर को क्या किया, शामिल किया जो कि क्लास 9th का है, अब इस टीम का नाम आप क्लास 10 नहीं रख सकते, एक्चुअली नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। अभी तक तो क्लास 10 जब आपने इस टीम का नाम रखा था तो समझ में आ रहा था कि ये जो सारे खेलने वाले बच्चे हैं ये क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्योंकि अब एक बच्चा जो है कक्षा 9 से भी आपने अपनी टीम में शामिल किया है, तो आपको इस टीम का कुछ और नाम रखना चाहिए। वही स्थिति यहाँ पे है। जब तक उसमें एक से लेकर उससे बड़ी संख्या शामिल थी, हमने उसका नाम प्राकृतिक संख्या रख रखा था उस बैग का। लेकिन अगर उसमें हम जीरो कोई एक नई संख्या शामिल कर रहे हैं तो अब नाम बदलना पड़ जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि सबसे बड़ी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। भाई साधारण सी बात है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का ये दावा करे, तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए, वो उससे बड़ी मिल जाएगी पूर्ण संख्या आपको। तो यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि ये सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। अच्छा, जो जीरो हमने संख्या अभी ली है, शामिल करी है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है, जिन्हें गुणधर्म भी कहा जाता है, कि इसे किसी भी संख्या में जोड़ दें, जैसे कि 4 में जीरो को जोड़ दें तो आपका जो रिजल्ट है वो 4 ही रहेगा। और इसमें अगर 4 को जोड़ दें तब भी रिजल्ट 4 रहेगा। क्या देखते हैं, गुणा के साथ भी यही कहानी है? नहीं, गुणा के साथ ये कहानी बदल जाती है। गुणा के साथ ये देखिए, आप 4 में अगर जीरो का गुणा करें तो आंसर 0 आएगा, और अगर 0 में 4 का गुणा करें तो तब भी आंसर 0 आएगा। घटाना में क्या होता है? घटाना में अगर हम 4 से 0 घटाएं तो हमें 4 ही मिलेगा, लेकिन अगर हम 0 से 4 घटाएं तो हमारे पास अभी कोई संख्या नहीं है इस बात को बताने के लिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब हमें कुछ और नई तरह की संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं वो कौन सी नई संख्याएं हैं। और लास्ट बात कि शून्य द्वारा भाग परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या से, जैसे आपका पास है 12, ये परिभाषित नहीं है, आप भाग नहीं दे सकते। जिस प्रकार प्राकृतिक संख्याओं पर मूलभूत संक्रियाएं की जाती हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्याओं पर भी की जाती हैं, घटा तथा भाग के प्रतिबंध के साथ। तो जो भी चीज़ें आपने प्राकृतिक संख्याओं के साथ सीख रखी थी, वही चीज़ें आप पूर्ण संख्याओं के ऊपर भी लागू करेंगे। अब पूर्ण संख्या को क्या कर रहे हैं हम? संख्या रेखा पर निरूपित कर रहे हैं। देखिए, ये 1 से शुरू हो रही है, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। 0 शुरू हो रही है तो ये पूर्ण संख्या है। तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि जो 3 है क्या वो प्राकृतिक संख्या है, तो कहेगा हाँ। और अगर कोई पूछे कि क्या ये पूर्ण संख्या है, हाँ ये पूर्ण संख्या है। तो ये दो तरह के नाम किस तरह से काम करते हैं? देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टेट है, और इंडिया में रहते हैं जो कि कंट्री है, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडिया का एक स्टेट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप दिल्ली रहते हो, तब आप कहोगे हाँ। कोई पूछे क्या आप इंडिया रहते हो, तब भी आप कहोगे हाँ। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये आपका अगर इंडिया है, उसके अंदर दिल्ली है, तो आप यहाँ पे हो, तो आप इन दोनों के अंदर हो ना। उसी तरह से क्या होता है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का ये आपका ग्रुप हो गया, और जो पूर्ण संख्याओं का ग्रुप होता है वो ये होता है इस तरह से, जिसमें कि ये 0 शामिल हो गया, शून्य।
शून्य शामिल हो गया ये, ठीक है। तो अब 3 जो होती है वो कहाँ पाई जाएगी, वो यहाँ पाई जाएगी ना, 3। तो 3 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में हाँ है, पूर्ण संख्याओं में हाँ, पूर्ण संख्या के अंदर भी है। अगर ये कहें कि शून्य प्राकृतिक संख्या है, शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, वो पूर्ण संख्या है। तो देखिए ये यहाँ पे एक हमारे सामने समस्या आई थी कि जब हम 0 से 4 को घटा रहे थे तो यहाँ पे लिखने के लिए किस संख्या की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास अभी तक जो प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं उनमें से किसी भी संख्या को यहाँ इसका उत्तर लिखने के लिए नहीं लिखा जा सकता है। तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने फिर आगे नई संख्या की खोज करी, ठीक है। तो देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याओं में कार्य करते समय हमने पाया कि एक संख्या को दूसरी संख्या से सदा घटाया नहीं जा सकता। उदाहरणतया 2 में से 3 को घटाएं, या 3 में से 7 को घटाएं, या 9 में से 20 को घटाएं इत्यादि प्राकृतिक संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं के तंत्र में संभव नहीं है। देखिए ये जो इन्होंने तंत्र शब्द यूज किया है, ये इसका मतलब सिस्टम ही होता है। तो देख रहे हैं आप, तंत्र, सिस्टम के लिए तंत्र भी यूज हो रहा है, निकाय भी यूज हो रहा है। और हिंदी में निकाय, पद्धति, तंत्र, इंग्लिश में देखिए सिस्टम को आपको ये 3 इसकी हिंदी मिलेंगे, आपको देखना, तंत्र, निकाय और पद्धति। इनके उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें संख्या निकाय को एक बार और बढ़ाना पड़ेगा। अतः हम पूर्ण संख्याओं में ऐसी संख्याओं -1 नहीं, इसे -1 कहते हैं, नकारात्मक 1, ये पढ़ने का तरीका गलत है। इसे घटा 1 कभी भी मत पढ़िए। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, इसका जो पढ़ने का जो सही तरीका है वो एक्चुअली में ये है। देखिए इसको आप कैसे पढ़ोगे, इसे आप पढ़िए नकारात्मक 1, समझे ना। ये जो संख्या है, ये इससे 1 और ये जो निशान है ये पूरी संख्या है एक, ये अलग अलग नहीं है। देखिए जब हम नकारात्मक संख्या लिख रहे होते हैं तब हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे होते हैं, संक्रिया कर रहे होते हैं, तो हम 3 - 2। तो जब हम घटा रहे होते हैं तब हमें क्या इसका उपयोग करते हैं, तो हमारे पास 2 अंक होते हैं या 2 संख्याएं होती हैं जिन्हें आपस में हम क्या कर रहे हैं, जिनके साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसे घटा कहते हैं। और जो किसी संख्या को, नकारात्मक संख्या को निरूपित करने के लिए जब इसका उपयोग करा जाता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये नकारात्मक है। इस तरह से पढ़िए, ये आदत बदलिए आप अभी से। देखिए जो गणितज्ञ थे उन्हें जो, ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब आप क्या करते हैं कि एक कदम आप इधर बढ़ रहे हैं, एक एक कदम, लेकिन 0 में अगर कोई आप 1 जोड़ रहे हो तो आप 1 पे पहुँच रहे हो, फिर 1 जोड़ रहे हो तो फिर 1 पहुँच रहे हो, फिर 1 पे 1 जोड़ रहे हो तो फिर 3 पहुँच रहे हो। अगर आप 0 से 1 घटा रहे हो तब आप किसी संख्या पे पहुँच रहे हो, ठीक है। जब आप 0 से क्या कर रहे हो, 2 घटा रहे हो तब आप किसी संख्या पे पहुँच रहे हो, जब आप 3 घटा रहे हो तब आप किसी संख्या पहुँच रहे हो। तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने कोई नए चिन्ह बना सकते थे वो, और शायद बनाए भी होंगे उन्होंने नकारात्मक संख्याओं के लिए, इस तरह की संख्याओं के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि जितनी दूरी 0 से इधर की जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं उतनी ही अगर दूसरे दिशा में कर रहे हैं, या 1 में जोड़ने पे जितनी दूरी हम तय कर रहे हैं, यानी कि हमने ये 0 ले लिया और 1 जोड़ दिया तो हम यहाँ पे पहुँच गए नंबर रेखा पे, वैसे ही हमने 0 से 1 घटा दिया तो हम कहीं पे पहुँचेंगे ना। उस अंक को उन्होंने कैसे निरूपित किया, उन्होंने नकारात्मक 1 से निरूपित कर दिया। समझ में आ रहा, यहाँ से जो दूरी है और यहाँ से इसकी दूरी है कितनी है, 1 ही तो है, 1 यूनिट दूरी की अगर बात करें। लेकिन ये दूसरी, ये 0 से कम है और ये 0 से ज़्यादा है, तो 0 से कम वाले को क्या किया, उसके आगे ये निशान लगा दिया माइनस का। लेकिन इसे पढ़ो कैसे, इसे कहोगे नेगेटिव नंबर या नकारात्मक संख्या। और नकारात्मक 1, नकारात्मक 2, नकारात्मक 3, नकारात्मक 4। पूर्ण संख्याओं के निरूपण में प्रयुक्त संख्या रेखा को शून्य के बाईं ओर और बढ़ाकर बिंदु
नकारात्मक 1, नकारात्मक 2, नकारात्मक 3, नकारात्मक 4 इस प्रकार अंकित कीजिए कि नकारात्मक 1 तथा 1, नकारात्मक 2 तथा 2, नकारात्मक 3 तथा 3 सूर्य से समदूरस्थ हों। देखो यही बात आ गई वापस, समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का मतलब कि ये जो नकारात्मक 1 है जितना दूर है उतना ही कितना दूर है, जितना कि 1 0 से दूर है इस दिशा में, लेकिन विपरीत दिशाओं में। अब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम 5, 7, नकारात्मक 2, नकारात्मक 3, 4 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। नीचे दी गई आकृति में बिंदु ए, बी, सी, डी तथा ई क्रमशः नकारात्मक 5, 7, नकारात्मक 2, नकारात्मक 3 तथा 4 निरूपित करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये निरूपित किया है, ये किया है, ये किया है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए जो है अगर बी से बड़ा है तो ए सदा बी के दाईं ओर आएगा। दाईं मतलब इस दिशा में। हाँ ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नकारात्मक 4 और नकारात्मक 7 में कौन सी संख्या बड़ी है। नकारात्मक 7 में और नकारात्मक 4 में संख्या ये बड़ी है। जो संख्या रेखा पर दाईं ओर आएगी वो संख्या बड़ी है। उदाहरण आकृति में 7 इज ग्रेटर देन 4 अर्थात बी और ई के दाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार चलिए अर्थात दो पूर्णांकों ए तथा बी में से बड़ा या छोटा जानने के लिए हम निम्न नियम प्रयोग में लाते हैं। नियम देख लेते हैं क्या। ए इज ग्रेटर देन बी, ये सिंबल तो आप जानते ही होंगे ना, ये वाला जिधर ये डबल हो वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो ए इज ग्रेटर देन यदि ए बी के दाईं ओर है। सिंपल बात है। नंबर लाइन में क्या होगा, ए जो है यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। और इसका उल्टा क्या होगा, अगर बी है ए से बड़ा है तब कब होगा ये, तब बी इधर होगा और ए इधर होगा। इसमें क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है ये वाली कंडीशन, और ये है ये वाली कंडीशन। ठीक। निम्न में से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं पहचानिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि ये प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप है। इसके ऊपर जो ग्रुप बनता है वो होता है पूर्ण संख्याओं का, जिसमें ये 0 शामिल हो जाता है। और इससे ऊपर जो ग्रुप बनता है वो बनता है पूर्णांकों का। ये आपके हो गए प्राकृत संख्या, ये आपकी हो गए पूर्ण संख्या, और ये आपके हो गए क्या, पूर्णांक। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये नकारात्मक संख्याएं शामिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं 0, नकारात्मक संख्याएं मिलके क्या बना देती हैं, पूर्णांक बना देती हैं। प्राकृतिक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं और 0 मिलके क्या बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब देखिए, अब छांटना आसान है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितनी भी क्या दी गई हैं, नेगेटिव नंबर दिए गए हैं, नकारात्मक संख्याएं दी गई हैं, 0 दिए गए हैं, और पॉजिटिव नंबर भी दिए गए हैं। पॉजिटिव नंबर प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं पॉजिटिव नंबर ही हैं। तो ये तो समझ लीजिए कि जो सारी ही संख्याएं हैं ये क्या है, ये पूर्णांक तो है ही हैं, ये तो कन्फर्म है, सारी लिख दो आप जब पूर्णांक। ठीक है, अब क्या करो कि अब प्राकृतिक लिखो। प्राकृतिक कौन सी है, प्राकृतिक में जो एक और एक से बड़ी। ठीक है, तो एक तो इसमें है नहीं, तो एक से बड़ी इसमें कौन सी है, 15 है, 22 है, 7 है, 12 है, 13, ये सारे यहाँ पे हो गए। अब पूर्ण में क्या करना है, क्योंकि 0 यहाँ पे है तो 0 इसमें शामिल हो जाएगा। अब देखो पूर्णांक क्या किया गया, पूर्णांक में इन्होंने क्रम वाइज कर दिया है, सारी ही संख्याएं लिखी गई हैं। इन्होंने क्या किया, सबसे छोटी संख्या, जो नकारात्मक संख्या में क्या होता है, सबसे छोटी वो होती है जो सबसे छोटी तो नहीं कह सकते हो, जो यहाँ पे जो दी गई हैं उनमें से सबसे छोटी 31 ही होगी, क्योंकि इस दिशा में सबसे बाएं तरफ लिखी जाएगी ये। चलिए, निम्न में से वे संख्याएं पहचानिए जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं और पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। देखो, प्राकृतिक संख्याएं
एक और एक से जितनी बड़ी संख्या है वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो अब ये देख लीजिए कि कौन सी एक से छोटी है संख्याएं इसमें। देखिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये इतनी पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए, अब समझिए जो पूर्ण संख्या नहीं है वो प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो काट ही दो। अब क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक नहीं होती है, तो ये भी कट जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये जो एलो क्रॉस है वो क्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बची हुई क्या हो गई। और अब देखिए यहाँ पे इन्होंने नीचे लिख रखा है -17, -6, -4 तथा ये जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और उसमें क्या किया, जीरो हटा दिया, पूर्ण संख्या। उपरोक्त उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं भी हैं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याएं भी हैं, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूर्ण जो होता है वो प्राकृतिक संख्या और जीरो से मिलकर ही बनता है। एक ग्रुप बनाने की, जो टीम बनाने की बात है, इन्हें आप जो प्राकृतिक संख्या जो नाम है ऐसे समझ लीजिए, एक प्रकार की ये टीम है, ठीक है ना। टीम है, लोगों का ग्रुप है, और उस ग्रुप में अगर कोई शामिल हो रहा है तो उसका अगर कुछ नया नाम दिया जा रहा है, तो ये तो आप कह सकते हो कि ये वाला ग्रुप तो इसमें पहले से ही शामिल है, और फिर एक और ग्रुप का हिस्सा ये जब बन रहे हैं तो ये ग्रुप इसमें ही शामिल है। तो जो प्राकृतिक संख्या है, जो इस ग्रुप में होगा जो व्यक्ति, वो इस ग्रुप का भी हिस्सा होगा और इस ग्रुप का भी हिस्सा होगा, अगर ये पूरी तरह से इसमें शामिल है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पूर्ण संख्याओं पर चारों मूलभूत संख्याओं के विषय में पढ़ा, उन्हें दोहराए बिना हम कुछ उदाहरण लेकर उन्हें स्पष्ट करेंगे, ठीक है। निम्न को सरल कीजिए तथा बताइए कि परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसका सलूशन। उम्मीद है आपने इसे ट्राई किया होगा, और अब देखते हैं। देखिए पूर्णांक पूछा गया, तो पूर्णांक का आपको क्लियर है ना, जीरो, इधर क्या, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स आपके, और इधर क्या, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि जो पूर्णांक की अगर बात करी गई, इसका मतलब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव ये सारे नंबर आ रहे होंगे इसमें। तो देखिए 12 × 4 मतलब 12 में 4 गुणा कर रहे हैं, 48 आ रहा है, 7, सीधी सी बात है, ये पूर्णांक है। हाँ, अब देखिए 7 से 3 का भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इसका आप क्या जवाब लिखोगे। हमारे पास कोई ऐसे पूर्णांक नहीं है अभी तक, जितनी हमने संख्या देखी हैं, जो इसका सरल कर सके, सरल करके लिख सके। हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है। देखिए 18 में 3 का भाग दिया, 6 आ गया, हाँ ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, अब माइनस, हाँ ये पूर्णांक है। संख्या रेखाओं का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योग कीजिए। तो पहले देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक धनात्मक संख्या है और एक नकारात्मक संख्या है, उन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो नकारात्मक संख्या आपको पता है कि नकारात्मक संख्या किस तरह से निरूपित करी जाती है, लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ 0 से क्या किया गया, देखिए पहले 9 को निरूपित करते हैं, ये यहाँ तक गए हम लोग, 9 तक। फिर क्या करेंगे, फिर क्योंकि 5 एक नकारात्मक संख्या है तो हम इस दिशा में वापस, ठीक है। कहाँ तक आ गए, 9 से यहाँ तक वापस आ गए। तो आंसर क्या मिल गया हमें, 4। वैसे ही नकारात्मक 3 और नकारात्मक 7 के लिए क्या करेंगे, 0 से पहले हम यहाँ चले, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, नकारात्मक 3 पे, और फिर नकारात्मक 7 है तो और इसी दिशा में चलेंगे, फिर पहुँच गए नकारात्मक 10 पे। आप उस स्थिति पर विचार कीजिए जब आप पूर्णांक ए को एक शून्येतर संख्या, शून्येतर का मतलब होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं नॉन जीरो। इसका मतलब हो गया जो
जीरो ना हो, या ऐसे कह सकते हो शून्य को छोड़कर। जब भी आप शून्यतर पढ़ें आप समझ जाएं, जीरो नहीं ले सकते, जीरो क्योंकि आप जीरो से भाग नहीं दे सकते। तो जो बी जो है ये जीरो के बराबर नहीं हो सकता कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप क्या कर रहे हो, ए से बी का भाग दे रहे हो। तो स्थिति में विचार कीजिए कि जब आप पूर्णांक ए को एक शून्यतर पूर्णांक बी से भाग देते हैं, निम्न दो परिस्थितियाँ बनती हैं। जब ए बी का गुणज है, इसका मतलब सिंपल सा है कि बी में किसी संख्या का गुणा करके ए तक पहुंचा जा सकता है। गुणज होने का यही मतलब है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये देखिए, ये जो बी में एम का गुणा करके ए तक पहुंचा जा सकता है। और अगर ऐसा है तो क्या है, तो पूरा पूरा ए कट जाएगा, एम उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये गुणज नहीं है। इस दशा में ए का भाग बी एक पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक नई प्रकार की संख्या है। तो देखिए क्या था कि शुरू करते हैं थोड़ा सा। आपने क्या किया कि 3 और 4 को जोड़ा, कितना 7 आ गया। आपने 4 और 3 को जोड़ा, कितना, तब भी 7 आ गया आपका आंसर। आपने 3 से 4 का गुणा किया, कितना आंसर आया, 12। आपने 4, इसका भी आंसर 12 आ गया। यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब देखिए आपने क्या किया कि 4 से 3 को घटाया, एक आंसर आ गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने 3 से जब 4 को घटाना चाहा तब आपको उत्तर नहीं मिला। कोई ऐसी एक्चुअली आपके पास कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं थी। अभी तक देखिए जितने भी ये उत्तर आपके पास आपको मिले हैं, ये सारी प्राकृतिक संख्या मिल रही हैं। यहाँ पर आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या नहीं थी। फिर आपने नई संख्याओं की खोज करी, और वो संख्याएं कौन सी थीं, नकारात्मक संख्याएं। तो आपने इसका उत्तर कितना लिखा, नकारात्मक 1, आपको उत्तर मिल गया। यानी कि आपने नई संख्याओं की खोज कर ली और आपने उनका उपयोग करते हुए इसका उत्तर दे दिया। अब आप देखिए कि 12 में से अगर 2 का भाग दिया जाए, ठीक है, तो आपको 6 आंसर मिल गया। मतलब कि भाग देने पे ये पूरा पूरा कट गया। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आई कि हमने 5 में से 2 का भाग दिया, पूरा पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब, अब देखिए जब आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे थे तो आपने नई तरह की संख्याएं बना ली, उस समस्या को हल कर लिया। तो इसके लिए क्या हमें कोई नई तरह की नई तरह की संख्याएं बनानी चाहिए। हाँ, नई तरह की संख्याएं बनाएंगी और जिन्हें एक्चुअली क्या कहा गया, भिन्न कहा गया। ठीक है, अब भिन्न को लिखा कैसे जाएगा। तो इस मामले में थोड़े से जो गणितज्ञ थे वो आलसी थे, तो उन्होंने क्या कह दिया कि यही जो हमारे पास है यही भिन्न है, इसी को हम भिन्न कहेंगे। जैसे नकारात्मक 1 के लिए क्या किया हमने, उसमें एक ये निशान लगा के पुरानी वाले नंबर यूज कर लिए। उसी तरह इसमें भी हमने क्या किया कि जो एक हमारा भाग देने का जो तरीका था उसी को हमने यूज कर लिया। हाँ, बस ये है कि इन दोनों में आपस में अगर जैसे कि 15/6 है, तो दोनों से अगर कुछ संख्याएं अगर दोनों से कट रही हैं तो ये से किस तरह से लिखा जा सकता है, 5/2 के रूप में सरल करके, वो अलग बात है, उस पर आगे बात करेंगे। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया कि इसी संख्या को एक परिमेय संख्या कहते हैं। एक्चुअली जो हमारे पास पुराना ग्रुप था ना, किसका, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, उसके ऊपर यह आपकी पूर्ण संख्या हो गई, उसके ऊपर आपने क्या किया, नकारात्मक संख्या को शामिल कर लिया, तो क्या हो गए, तो उसका नाम आपने पूर्णांक रख लिया। अब क्या कर रहे हैं कि हम इन भिन्नों को भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, और इन भिन्नों को शामिल करने से अब जो हम इस जो पूरा समूह है उसका नाम बदल देंगे। अब इसे कहेंगे परिमेय संख्या। कुछ बात समझ में आई। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या है, फिर ये आपका 0 इसमें शामिल है, फिर ये -1, -3 और बहुत सारी संख्याएं यहाँ पे, और यहाँ पे 3/4, 12/7, इस तरीके से भिन्न है। तो ये जो पूरा बड़ा ग्रुप बनेगा, ठीक है,
इस ग्रुप को परिमेय संख्या कहा जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये कहे कि यहाँ पे जो लिखी है कोई संख्या 3 वो प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में है। अगर कोई कहे पूर्ण संख्या है, तो हाँ, पूर्ण संख्या के ग्रुप में है, वो उसके अंदर आती है। कोई कहे कि क्या ये पूर्णांक है, तो हाँ, ये इसके अंदर आती है, तो पूर्णांक है ये। और फिर कोई कहे क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ, परिमेय संख्या है ये। अब प्रश्न यही उठता है कि देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसे देख लेते हैं। एक संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा p तथा q पूर्णांक है। इस चीज़ को भी हमेशा याद रखिएगा कि p और q पूर्णांक है तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, वो नहीं हो सकता क्योंकि बटे में, तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको लग रहा होगा कि इस तरह से ये जो संख्याएँ लिखी ये परिमेय, यही केवल परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हैं, लेकिन क्या 3 एक परिमेय संख्या है? देखिए 3 के अगर हम इस तरह से लिख दें, अब बताइए, p बटे q के रूप में एकदम लिख गया, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, और ये जो है नीचे जो q है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये से परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। बस वो लिखी 3/1, चाहे उसे 3/1 के रूप में लिख लो, चाहे या अकेले 3 के रूप में लिखो। धनात्मक तथा ऋण परिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे जो इन्होंने जो धन और ये दिया है, ऋण दिया है, इसकी बजाय हमें से ये कहना चाहिए धनात्मक परिमेय संख्या और नकारात्मक परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या कब धनात्मक हो गई और कब नकारात्मक हो गई? तो एक परिमेय संख्या p/q को धन परिमेय संख्या कहते हैं यदि p तथा q दोनों धन या दोनों नकारात्मक हो। तो ये धनात्मक तो समझ में आ रहा है कि आपका जो p है और q है दोनों धनात्मक हों, तो ठीक है, जैसे कि 3/4, लेकिन 7/3 नकारात्मक, 7/3 ये किस तरह से धनात्मक होगी? देखिए आपको ये पता है कि किसी भी भिन्न में ये आपका जो ऊपर वाला अंश है और ये नीचे हर है, इन दोनों में अगर किसी सेम संख्या का दोनों में अगर गुणा करा जाए तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें कि इसमें नकारात्मक 1 और इसमें भी नकारात्मक 1 का गुणा करते हैं तो आपको उत्तर क्या मिलेगा? देखिए नकारात्मक 7 और नकारात्मक 1 का गुणा करने के बाद आंसर क्या आएगा? आपको पता है कि दो नकारात्मक संख्याओं का गुणा करने पे क्या आता है? एक धनात्मक संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, और नीचे दोनों नकारात्मक गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 3। तो अब देखिए ये 7/3 है, ये क्या होगी? ये धनात्मक संख्या होगी। तो यहाँ पे ये देखिए 3/4, 5/6, नकारात्मक 3/नकारात्मक 2, नकारात्मक 8/6, नकारात्मक 6 और नकारात्मक 57, ये सभी क्या हैं? ये धनात्मक परिमेय है, जो धन परिमेय यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे ये नकारात्मक परिमेय संख्या है। कब होंगी? जब p और q के चिन्ह भिन्न हो। बस इतना ध्यान रखना है। ये नकारात्मक 7/2, नकारात्मक 6/5, सॉरी 6/नकारात्मक 5, नकारात्मक 12/4, 16/नकारात्मक 3, ये सभी नकारात्मक परिमेय संख्या हैं। अब ये मानक रूप क्या मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर या किसी लिखने के एक तरीके को हम मानक मान लेते हैं कि हाँ इस तरह से लिखें तो ये मानक कहलाएगा। इससे फ़ायदा क्या रहता है? इससे पहचानने में और यूज करने में, उपयोग करने में बहुत थोड़ी सी आसानी रहती है। तो अगर कोई धनात्मक परिमेय है तो वो तो p/q होगा, लेकिन अगर नकारात्मक है तो उसका मानक जो रूप होगा वो ये होगा। ये दोनों मानक हैं।
ये धनात्मक के लिए, ये नकारात्मक के लिए। तो अगर आपको इस तरह से कोई दी गई है, देखिए आपको अगर इस तरह से ये संख्या दी गई है p अपॉन नकारात्मक q, इसमें सिंपल से क्या कह रही है, नकारात्मक 1 का दोनों में गुणा कर दीजिए अंशहार में, यहाँ क्या मिलेगा। तो ये जो आपकी ये मानक रूप में आपने ऐसे लिख लिया, कभी भी इस तरह से है। और अगर दोनों इस तरह से लिखे हुए हैं तब भी क्या करना है, अगर आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए कि अगर जो आपका जो Q है ये, इसे आपको धनात्मक बनाना है, बस ऊपर की सभी दिशाओं में हमने हर Q को धन बनाया है, यही बात कही गई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नकारात्मक 1, इसमें नकारात्मक 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या p अपॉन q जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है शून्येतर है, जहाँ q एक धन संख्या है या इसे धन बनाया गया, जो भी पहले बात करी थी इसी बारे में, तथा p तथा q सह अभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब यहाँ पर दिया, अथवा जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 अथवा नकारात्मक 1 से अन्य कोई नहीं है तो मानक रूप में कहा जाता है। एक शर्त ये भी है, 2 शर्त हो गए आपकी एक तरह। आप एक तो क्या करिए कि जो आपका Q है, 2 शर्तें होंगे, उसमें क्या है, जो आपका Q है उसे हमेशा धनात्मक करिए, ये पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त है आपकी कि P का अगर आप गुणनखंड करें और Q के गुणनखंड करें तो उनमें कोई भी संख्या क्या हो, वो कॉमन ना हो। उदाहरण से अभी इस चीज़ को समझेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अतः परिमेय संख्या 2 बटा नकारात्मक 3 का मानक रूप नकारात्मक 2 बटा 3 है। देखिए ये पहली शर्त इसमें पूरी कर दी गई। दूसरी शर्त की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 और 3 के गुणनखंडी नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं, आप जानते हो ये अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार नकारात्मक 5 बटे 6 तथा नकारात्मक 3 बटे 5 मानक रूप की परिमेय संख्या है। इसमें 6 का गुणनखंड हो जाएगा लेकिन 5 का गुणनखंड नहीं होगा। तो मानक रूप की एक परिमेय संख्या को न्यूनतम रूप में लिखी परिमेय संख्या भी कहते हैं। इस पाठ में हम इनको अंतर्बदल रूप में प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए अब देखिए ये है, क्या ये मानक रूप में है? देखिए 18 आपका जो है, इसका आप क्या करिए, गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 27 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे जो बात कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि जब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंडन बंद अथवा नकारात्मक 1 से अन्य कोई नहीं है। तो इसमें तो आप देख लीजिए, इसमें तो इनका गुणनखंड 3 है तो इसके पास भी 3 है, इनके पास 3 है, इनके पास भी 3 है। तो क्या करें, इन्हें कैंसिल आउट कर दें तो आपका कितना बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा। इसी प्रकार 25 बटा नकारात्मक 35 को मानक रूप निम्नतम रूप में नकारात्मक 5 बटे 7 ही कैसे लिखा जाएगा, आप ये खुद आप निकालिए। इसका गुणनखंड करिए, इनका गुणनखंड करिए और जो कॉमन है उन्हें आपस में काट दीजिए। अंशतः हर दोनों 5 से भाग देने पर। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या भी है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक भी परिमेय संख्या है परंतु इनका विलोम सत्य नहीं है। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं हैं तथा कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? एक परिमेय संख्या के समतुल्य रूप। एक परिमेय संख्या को उसके अंश तथा हर को एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पर
उसके समतल रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा, ये बात मैंने आपको यहाँ पीछे बताई हुई थी। मैंने कहा था कि शायद आपको पता होगी पहले से, लेकिन अगर नहीं पता थी तो ये बात थी कि जो कोई एक संख्या को हम गुणा अगर कर दें तो वो जो नई संख्या मिलेगी उस हर संख्या को एक ही संख्या से, किसी एक ही संख्या से अगर गुणा भाग देने पर उसके समतुल्य रूप में लिखा जा सकता है। समतुल्य रूप का मतलब ये होता है कि दोनों ही रूप जो हैं वो किसी एक ही मात्रा को निरूपित कर रहे होंगे। या सिंपल से कह लीजिए, देखिए ये जो हैं ये और ये दोनों समतुल्य हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी से आप 2/3 रोटी मांगें, रोटी के लिए कहें कि मुझे रोटी खाने को दो, और एक व्यक्ति कहे कि मुझे 4/6 रोटी दो, तो ये इसका मतलब दोनों समान रोटियां मांग रहे हैं। कैसे देख लेते हैं। ये आपकी रोटी है, इसके हम 3 टुकड़े करेंगे। अब देखिए आपने जो मांगा है इन 3 टुकड़ों में, ये जो 3 टुकड़े करे गए उनमें से 2 हिस्से आपने मांगे हैं, ये वाले। इस व्यक्ति ने क्या किया है, इसने 4/6 मांगे हैं रोटी, तो इसकी जो रोटी है उसके क्या किए जा रहे हैं, 6 टुकड़े करे जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 6 बराबर टुकड़े कर दिए। अब कितने, उसके 4 टुकड़े उसे मिलेंगे 6 में से। ये पहला हो गया टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा हो गया टुकड़ा, और ये चौथा टुकड़ा हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तुलना करने पीछे समझ में आ ही रही होगी कि जो 2/3 हैं वो 4/6 के समतुल्य हैं। दोनों की जो वैल्यू है वो समान ही है, लेकिन ये अलग अलग रूपों में लिखे जा सकते हैं। ये इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग जब आप गणित में संक्रियाएं करेंगे, जब गुणा भाग करेंगे, तो ये जो अलग अलग रूप हैं ये आपके लिए संक्रियाओं को थोड़ा सरल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण धीरे जब आप आगे इन चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी इसकी उपयोगिता। ये 4 के और भी समतुल्य लिखे गए हैं, जैसे कि इसमें ये कैसे बनेगा, ये 2 का गुणा करा गया है दोनों में। ये कैसे समतुल्य बना, इसमें 3 का गुणा करा गया। ये कैसे बना, इसमें 7 का गुणा करा गया। इसमें क्या करना है, इसके 5 समतुल्य रूप लिखने हैं इसके। ठीक है, तो समतुल्य लिखने के लिए सरल से सबसे सिंपल शुरू करिए। क्या करिए, इसमें दोनों में 2 का गुणा कर दीजिए। ये आपको पहली समतुल्य संख्या मिल गई इसके समतुल्य। इसी तरह 3 का कर लीजिए, 4 का कर लीजिए, 5 कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने देखिए उसी तरह से ये करा। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अगली बार 4 को यूज कर लिया। नकारात्मक संख्याओं का भी उपयोग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरह से बना रहे हो, आपको 5 बनाने हैं। जब भी यहाँ पर कोई भी सवाल, प्रॉब्लम की बात डिस्कस हो रही है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने स्तर पे। क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया गया है, सिखाया जा रहा है, अगर वो आपको समझ में आ रहा होगा तो आप ये खुद से कर पाओगे। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब जो आपको भी सिखाया जा रहा है वो आप नहीं सीख पा रहे हो। अब इसमें सिखाने वाले की भी गलती हो सकती है, जो कि मैं शायद आपको उतने अच्छे से ना समझा पा रहा हूँ, या आप उतना अच्छे से ना समझ पा रहे हो। ये किसी भी स्तर पे हो सकता है। तो इस चीज़ को बार बार चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि आप पूरे 1 घंटे आप अगर मेहनत भी कर रहे हो, आप अगर नहीं सीख रहे हो तो वो समय की आप बर्बादी कर रहे हो। आपका समय बहुत कीमती है, उसका उपयोग। और ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन जब भी सामने आए, वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद सॉल्व करिए, और फिर देखिए कहाँ गलती हो रही है। संख्या रेखा पर प्रमेय संख्या है। ठीक है, आपने जो प्राकृत संख्याएं थीं वो संख्या रेखा बना ली थी, पूर्ण संख्याएं थी वो संख्या रेखा बना ली थी। प्राकृतिक संख्याएं शायद आपको याद होगा, आपने 1 से शुरू किया तो 2, 3, 4, और पूर्ण संख्याओं के लिए आपने क्या किया, 0 और यहाँ बढ़ा लिया। और पूर्णांकों के लिए क्या किया, फिर आपने यहाँ से नकारात्मक 1, नकारात्मक 2, इस तरह से। अब ये बताइए कि ये जो 1/2
जो कि भिन्न है, जो कि परमेय संख्या के अंदर आती है। देखिए ये भी परमेय संख्याएं हैं, है ना। हमने बताया था ना आपको कि परमेय संख्या क्या है, एक बड़ा तंबू है, मतलब बड़ा बॉक्स है, या ऐसे समझ लीजिए राज्य है, राज्य से बड़ा देश है, तो ये उसका हिस्सा है। तो ये सब भी परमेय संख्या हैं, लेकिन ये 1/2 ये भी परमेय संख्या है, ये भी अब शामिल हो रही है इस ग्रुप में। हाँ, अगर आप कहोगे क्या ये पूर्णांक है, नहीं ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये भिन्न है और ये परमेय संख्या है। तो अब थोड़ा सा खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब आपको ये पता है कि 0 यहाँ पे 1 लिखा जाता है, तो इन दोनों के बीच की कितनी 1 यूनिट डिस्टेंस होती है ना। अब ये 1 ही डिस्टेंस होती है सबके बीच में, आगे आप जितना भी चले जाओ, अब इधर पीछे भी चले जाओ तब भी 1 डिस्टेंस होती है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2। 1/2 आप समझते हो कि किसी कोई भी चीज़ है उसका 2 हिस्से करिए और उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए, एक हिस्से को नापिए। यानी कि अगर हम कोई दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके क्या करें, हम 2 हिस्से करें, उसमें से एक हिस्से जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको क्या करना है, 1/2 किलोमीटर चलना है, तो क्या हुआ, अगर ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 1 किलोमीटर है, तो इसका मतलब क्या करें कि आप पूरे जो 1 किलोमीटर है उसके 2 हिस्से करिए, अब फिर कितना चलिए, उसमें से 1 किलोमीटर चलना है, सॉरी उसमें से एक हिस्से को चलना है, 1 किलोमीटर नहीं, एक हिस्से को चलिए। तो 1 किलोमीटर का जब हमने ये जो हिस्सा कर दिया, ये कितना मिडिल में पड़ेगा, है ना। अब हमें इतनी दूरी तय करनी है, तो ये जो मिडिल में पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, ये 1/2, कोई तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या कराना है, जो आपका जो 1/2 है वो इसके बिल्कुल मध्य में आएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा। तो जो आपको नई संख्या है जो कि भिन्न है एक्चुअली, उन्हें भी इन पुराने जो संख्याएं थी उनके साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब उन्हें कैसे करना, और ये सारी संख्याएं फिर क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं, ये बात समझ में आ रही होगी आपका। तो अब हम ये देखेंगे किस तरह से कोई भी, जैसे 3/4 है, इसे कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसका सीधे सीधे से क्या करना है कि ये जो दूरी है इसके 4 टुकड़े करिए और उसमें से 3 टुकड़े पे पहुंच जाइए। कैसे, ये हो गया यहाँ पे, ये 0 है 1 है, इसके 4 टुकड़े कर लीजिए, 1 2 3 4। अब क्या है, आपको इतना चलना है यहाँ तक, ये आपकी हो गई 3, ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया 3/4। देखते हैं बुक में किस तरह डिस्कस किया गया है। परमेय संख्या 1/2 धन है तथा इसे 0 से दाएं और निरूपित किया जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा है, लेकिन ये 1 से तो छोटा है। 1/2 0 तथा 1 के बीच स्थित है। आकृति में दूरी OA को 2 बराबर भागों में बांटिए। इसे OA को P पर समद्विभाजित किया जा सकता है। देखिए समद्विभाजित मतलब द्वि मीन्स 2, भाजित मीन्स टुकड़े करना, सम मतलब बराबर, 2 बराबर टुकड़े, इसका मतलब यही है। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब, इन शब्दों को जरूर याद रखिए, इनका उपयोग भी करिए। 2 बराबर टुकड़े करना, भाजित करना मतलब टुकड़े करना, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2। अब यहाँ पे क्या ज्योमेट्री यूज हो रही है, ज्यामिति उपयोग करी जा रही है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि हाँ ये बीच वाला होगा, लेकिन मध्य वाला आप निकालोगे कैसे पॉइंट, उस पर स्केल पे कैसे निकालोगे। या तो आप क्या करिए, आप स्केल ले लीजिए, उससे नापिए। लेकिन अगर आप ज्योमेट्री का ये तरीका होता है बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना है और ये आपका, ये देखिए 0 ये निकालना है आपको, 1/2 निकालना है आपको। तो यहाँ पे रखेंगे, सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक कर्व इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे, ये ठीक है। और यहाँ पे जब सेंटर लेंगे तो एक कर्व यहाँ लगाएंगे और एक कर्व यहाँ लगाएंगे। अब ये जो लाइन आप ज्वाइन करेंगे ना, ये वाली, ये आपकी, ये जो पॉइंट है ये मिलेगा आपको, ये बिल्कुल मिडिल में होगा। इसी प्रकार 4/3 निम्न प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर हम 4/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो 4/3 है, ये जो आपका, इसमें क्या है कि 3 एक बार
पूरा पूरा कट जाएगा, आपने ध्यान दिया होगा अगर ये देखें तो। और ये एक जो है ये रिमाइंडर बचता है, शेषफल जिसे कहते हैं। तो इसे इस तरह से लिखा जा सकता है 4/3 को। अब ये जो 1 है ये तो पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो ये 0 से लेके 1 तक इतनी दूरी तो ये तय ही कर लेगा इस पर। बचा कितना है, ये हिस्सा। यानी कि हमें 1/3 की लोकेशन यहाँ से पता करनी है, एक वाले से यहाँ से कहाँ पे आएगी, किसकी 1/3 की क्या लोकेशन आएगी। तो ये 0 से लेके यहाँ तक जो पूरा दूरी होगी वो आपको पता चल जाएगी, वो कितनी होगी 4/3। इसे देख लेते हैं ज़रा। देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ये नंबर लाइन है ये पूरी, इधर भी जा रही है। तो वही बात कि ये तो दूरी है आपकी 1 हो गई, और यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी 1/3। तो इस यानी इस हिस्से के बीच में जो आपका ये जो हिस्सा है इसके बीच में आपको पता करना है कि वो कहाँ पे पॉइंट है, जो कि कौन सा पॉइंट हम लें जो कि ये 1/3 दूरी को दर्शाए। तो उसका क्या तरीका हो सकता है कि हम इसके 3 बराबर टुकड़े कर लें, और 3 बराबर टुकड़े के बाद जो जहाँ पे भी वो पहले जैसे कि ये एक आपके पास है 1 यूनिट डिस्टेंस है, और अगर हम इसके 3 टुकड़े कर दें इस तरह से, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका ये 1/3 होगा। यही हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। आपने कंपास तो यूज किया ही होगा। तो क्या करना है, आपको एक सीधी रेखा खींचनी होती है, और अगर ये जो रेखा है इसे 3 टुकड़ों में आपको विभाजित करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक किसी एंगल पे एक इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कंपास लेना है इतनी दूरी का, ठीक है। यहाँ पे सेंटर होगा उसका, यहाँ पे आपकी पेंसिल होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर लेते हैं और यहाँ पे ये कट लगाते हैं, फिर यहाँ पे सेंटर लेते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ कट लगाते हैं, और फिर यहाँ पे सेंटर लेते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं। अब देखिए क्या किया मैंने, इस लाइन सेगमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया है, कर रखा है यहाँ पे। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 टुकड़े हो गए, और ये इक्वल डिस्टेंस है, ये तीनों आपस में बराबर दूरी पे। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका आखिरी को पॉइंट है इसे और इसे मिला देना है, ठीक है। इसे और इसे मिला देना है, और फिर इस लाइन के पैरेलल, ये जो लाइन है इसके पैरेलल ही आपको समानांतर ही इस बिंदु से जाने वाली रेखा खींचनी है, और इसी तरह इस बिंदु से भी जाने वाली पैरेलल रेखा खींचनी है। तो देखिए आपको 3 बिंदु आपको यहाँ पे देखिए ये बिंदु पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, और दूसरा ये पॉइंट मिल जाएगा। आप अगर ज्योमेट्री आपको अगर आती है तो अच्छी बात है, आप समझ जाएंगे। अगर नहीं तो ये ज्योमेट्री में ये चीज़ सिखाई जाती है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने सेगमेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये हिस्सा है, ये 1/3 है, ये हिस्सा 1/3 है, और ये हिस्सा 1/3 है। और इसी चीज़ को क्या करना है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इसी चीज़ को इस पर अप्लाई करके आप क्या पता लगा लोगे, आप ये लोकेशन पता लगा लोगे। ये कितनी है, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी आपकी होगी कितनी, 4/3। इस मेथड को दोबारा देख लीजिए और समझ लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी परिमेय संख्याएं हैं, आप जब संख्या रेखा निरूपित करेंगे तो कुछ इसी तरह के मेथड यूज करके आप किसी भी संख्या रेखा को निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि अगर आपका जो अंश है अगर वो हर से बड़ा है तो फिर कैंसिल आउट वहाँ तक करिए, ठीक है। जैसे कि 5/2 है तो क्या करना है, इसे डिवाइड करिए 2 टाइम्स 1, तो क्या हो जाएगा 2। तो इस हिस्से को तो आप प्लॉट कर सकते हो ना, ये तो इंटीजर है सीधा। इतना हिस्सा बचा है, इसे प्लॉट करने के लिए अब हाफ को आपको प्लॉट करना आता है, 1/3 को भी प्लॉट करना आ गया। इसी तरह 1/4 को भी आप प्लॉट कर सकते हो, 1/5 को भी कर सकते हो, 1/6 को भी कर सकते हो। यही सारे आपको सीखने हैं। वापस आते हैं। अभी हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है। तुलना इंग्लिश में जिसे कहते हैं कंपेयर करना, कंपेरिजन है कंपेयर करना। परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हम निम्न में से कोई एक तरीका प्रयोग में लाते हैं।
यदि दो परिमेय संख्याओं जिनकी तुलना की जानी है का हर समान हो तो उनके अंशों की तुलना कीजिए। वह संख्या जिसका अंश बड़ा है वही परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या है। तो क्या करना है आपको, दो परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है क्या, उनके हर समान। अगर पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो करें, उनके जो हर हैं वो समान कर लीजिए। अब 5/17 9/17 आपके पास इनके हर समान हैं, तो बस इन्हें कंपेयर करना रहेगा फिर आपको अंश को, किसमें क्या 9 बड़ा है तो ऑटोमेटिकली ये बड़ी होगी संख्या। यदि दो परिमेय संख्याओं जिनकी तुलना की जानी है के हर असमान है, देखिए आ गई अब नई समस्या आ गई कि अभी तक तो क्या मेन कंडीशन क्या है कि हर जो है वो समान होने चाहिए। तो अगर समान मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समान नहीं मिले तब क्या करना है, तो उनके समतुल्य लेकर उनके हर समान बनाकर नई बनी परिमेय संख्याओं के अंशों की तुलना करिए, ये संख्या। ठीक है, तो करना क्या है कि अगर असमान है तो उन्हें समान करिए। और समान करने का क्या तरीका हो सकता है कि आपने समतुल्य, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समतुल्य संख्याओं के बारे में बताया था कि एक परिमेय संख्या को उसकी समतुल्य संख्या में कैसे बदला जा सकता है। उस समय आपको ये नहीं समझ में आया, ये बात समझ नहीं आएगी कि हम समतुल्य संख्याएं क्यों लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी उपयोगिता अब आपको नज़र आएगी। देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 7 है, ये 11 है, ये समान तो है नहीं, तो अब इन्हें समान कैसे करा जा सकता है, अगर हम 7 में 11 का गुणा कर दें। ठीक है, देखिए समतुल्य संख्या लिखने के लिए एक काम आपको पता है कि अंश और हर में समान संख्या का अगर आप गुणा कर दें तो उसकी समतुल्य संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये 3 हो गई, ये 7 हो गई, तो अब ये आपका हो गया 6/11। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह की कोई संख्या ढूंढनी है जिसमें गुणा कर देने से, एक्चुअली यहाँ पे ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसमें गुणा कर देने से जो हमें नई संख्या जो मिले, ठीक है, वो क्या हो, वो आपस में इक्वल हो, ये वाले, मतलब हर की बात हो रही है बस केवल, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों हर की अभी बात कर रहे हैं, अभी इसकी नहीं बात कर रहे हैं, अंश की बात नहीं कर रहे हैं, हर पे फोकस करते हैं। तो क्या करना है कि हमें इस तरह की संख्या तक पहुंचना है कि यहाँ पर ये एक पजल की तरह हो गई, आप समझिए। आपको क्या किया गया है, ये बॉक्स फिल करने के लिए दिए गए हैं क्या, कि साथ में यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या भरी जाए यहाँ पर जिसका रिजल्ट, और यहाँ पे कोई एक संख्या भरी जाए जिसका रिजल्ट इक्वल हो, समझे। तो देखिए इसका सबसे सरल उपाय तो यही है कि आप क्या करिए, अगर साथ में गुणा करा जाए किसी संख्या का, मान लीजिए साथ में अगर 11 का गुणा किया जा रहा है और 11 में अगर 7 का गुणा किया जा रहा है, तो ये दोनों बातें बराबर होती हैं, आपको पहले से ही पता है, आपने थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस इस बारे में कर भी चुके हैं कि जो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता ही है, कुछ अंतर आता नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप क्या 7 गुणे 11 कर दीजिए और यहाँ 11 गुणे 7 कर दीजिए, तो यहाँ पे 77 मिल जाएगा, यहाँ पे 77 मिल जाएगा, ये बराबर होगा। अब आपको ये तो पता है कि अगर हर में हम किसी संख्या गुणा करते हैं तो हमें अंश में उतनी ही संख्या का गुणा करना होता है, और अगर हम, अब यही परिस्थिति हमारे साथ यहाँ पे भी आ जाएगी। तो अब हर अंश दोनों ही बदल गए हैं। क्या बदल गए हैं, ये हो गया आपका 33 और ये आपका हो गया 77, और ये आपका हो गया 42 और ये हो गया 77। यानी कि हमें क्या हुआ, इसकी समतुल्य संख्या हमें ये मिल गई और इसकी समतुल्य संख्या हमें ये मिल गई। इनमें खास बात क्या है कि इनके जो हर हैं अब वो समान हैं, और जब हर समान है तो अब हम अंश की तुलना कर लेते हैं। ये दोनों अंश हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं। इनकी तुलना करने पे कौन सी बड़ा मिल रहा है हमें, ये वाली बड़ी मिल रही है, और जब ये वाली बड़ी मिल रही है तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो आंसर देखिए यहाँ पे 6/11 बड़ी लिख दी गई है। सिंपल सा है, इस चीज़ को आगे और देखते हैं, अगर और भी प्रॉब्लम आएंगी तो हम बताते हैं उसमें इसके और एग्जाम्पल। दो दी गई परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके हम देखें कि जो परिमेय संख्या दूसरी की दाईं ओर है वह बड़ी परिमेय संख्या है। दो दी गई परिमेय संख्याओं को संख्या पर निरूपित करके हम देखें कि जो परिमेय संख्या दूसरी की दाईं ओर है वो बड़ी परिमेय संख्या है। उदाहरणतः 2/3 3/4 लीजिए। हाँ, ये भी तरीका है तुलना करने का। ठीक है, हम
कैसे तुलना कर सकते हैं, और संख्या रेखा का उपयोग करके। संख्या रेखा के आपके बारे में पता ही है कि जो दो संख्याएं हैं, एक यहाँ है संख्या रेखा पर, तो निश्चित है कि ए और बी है, तो जो बी है वो हमेशा ए से बड़ा होता है संख्या रेखा पे। जो दाएं तरफ जितना आप जाते जाओगे बड़ी संख्या मिलती जाएगी, बाएं तरफ जाते जाओगे तो छोटी संख्या मिलती जाती है कंपेयर टू। तो वो परमेय संख्याओं पे भी लागू होता है। हाँ, परमेय संख्या के साथ एक चैलेंज थोड़ा ये जुड़ा होता है कि जब आप पूर्णांक को कर रहे होते हैं तो पूर्णांक के आप संख्या रेखा जब बनाते हैं तो आपको ये जो चिन्ह है कहाँ पे हैं, वो पूर्णांक कहाँ पाए जाएंगे, वो आपको स्पष्ट दिख रहे होते हैं। परमेय संख्याओं, क्योंकि वो परमेय संख्याएं तो ये भी हैं, एक्चुअली परमेय संख्याओं में जो और भी कुछ संख्याएं शामिल हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं, उन्हें इनके मिडिल में ढूंढना होता है, इनके मध्य में कहीं पे। तो उसे ढूंढने के लिए थोड़े से वही मेहनत करनी पड़ती है। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2/3 पॉइंट को कैसे निकाला। देखो इस पोर्शन को देख लेते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, ए पॉइंट को इन्होंने कैसे निकाला है। देखिए इन्होंने एक ये लाइन खींच दी, उसके 3 टुकड़े करे, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर क्या किया, इस टुकड़े को इसके साथ मिला दिया। ठीक है, इस टुकड़े को इसके साथ मिला दिया। इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये इसके, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ये पैरेलल है। तो ये जो दूरी है, ये दो, जैसे ये 2 टुकड़ों की दूरी है वैसे ये 2 टुकड़ों की दूरी होगी। ये करीब यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 टुकड़े हो गए। तो दूसरा टुकड़ा ये पॉइंट मिल गया। और ये इसी तरह से क्या किया है, 3/4 में इसके 4 टुकड़े करिए, और उसमें जो चौथा, जो थर्ड है टुकड़ा, उसके रिस्पेक्ट में चेक कर लीजिए, ये पॉइंट आ गया। देखें हमने कितना सीखा। अब आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज ये खुद ही सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बस देख लेते हैं थोड़ी सी कौन कौन सी प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। क्या है, निम्न में से परिमेय संख्या तथा पूर्णांक पहचान हमने कर रखी है, आपको स्पष्ट है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय के बारे में। अगर आपको कंसेप्ट स्पष्ट है तो आप इनमें पहचान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे दी गई संख्याओं में उन्हें पहचान के लिखिए जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वही बातें हैं। निम्न परिमेय संख्याओं को सरल करके बताइए कि प्रत्येक दिशा में क्या परिणामी संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक अथवा परिमेय संख्या है। ये आप इसमें क्या करें, गुणा भाग जो भी इसमें दिया गया उसे करें और फिर उसे चेक कर लें कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए परिमेय संख्या तो यहाँ पे कोई भी उत्तर आएगा वो परिमेय संख्या तो होगा ही। आपको ये चेक करना है कि पूर्णांक, क्योंकि अगर वो भिन्न हुई तो वो पूर्णांक नहीं होगा ना, पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, वो प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। ठीक है, अगर नकारात्मक संख्या हुई तो पूर्णांक तो होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अगर 0 हुआ आया तो निश्चित है वो पूर्ण संख्या तो होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। और अगर आंसर मान लीजिए 1 से ऊपर आया, 5 या 6 आया, तो प्राकृतिक संख्या तो होगा, पूर्ण संख्या भी होगा, पूर्णांक भी होगा और परिमेय भी होगा। ठीक है, संख्या रेखा का प्रयोग करके निम्न को जोड़िए। संख्या रेखा का उपयोग करके निम्न को कैसे जोड़ना है, जब जैसे ये पॉजिटिव नंबर है 9, तो ये किस दिशा में बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा। और फिर जो इसके बाद जो 9 पे जब आप पहुँच जाएंगे तो वापस फिर क्या करेंगे, जो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर इस तरफ बढ़ता है, तो आप 9 वाले पॉइंट से वापस चले आएंगे। अब जहाँ पे आएंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है अपने न्यूनतम रूप में है, आपको पता है, इनके गुणनखंड कर लीजिए और अगर कॉमन फैक्टर हो तो उन्हें काट दीजिए। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या पूर्णांक है। ठीक है, अब जो आगे का भाग है परिमेय संख्याओं पर चारों मूल संक्रिया, मूलभूत संक्रियाओं के बारे में, जो फंडामेंटल संक्रियाएं हैं इसके बारे में हम अगले भाग में सीखेंगे।